सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मनो बहुरिया और बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, आज तो भाई कथा सुधा का दिन है और हमारे बहुत सारे साथी प्रतीक्षारत हैं कि कथा सुधा में हम कहानी सुनेंगे आज। जी हाँ, पंच परमेश्वर उसका दूसरा भाग जो कि प्रेमचंद की कहानी है और आप सभी का इंतजार जो है वो बिल्कुल खत्म होगा। थोड़ी देर बाद हम सुनेंगे ये कहानी और साथ ही आज क्योंकि सौंदर्य की बातें होंगी तो क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है ना बुआ जी, तो जो इस समय खासकर टैनिंग जो होती है, जो त्वचा में जो कालापन आ जाता है उसे कैसे हम हटाएं और उस पर हम एक छोटी सी कहानी भी सुनाएंगे कि क्यों हटाएं, वो बड़ा जरूरी है। अच्छा, अभी कहेंगे ठीक है टैनिंग रहने दो नहीं, इसके अंदर नहीं, बस यही कहानी है। क्या बात है, बड़ी मजेदार है। हाँ। और भाई विषय सब जब ऐसे हों तो थोड़े से और काम की बात भी कर लेंगे। आज क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल। और आज है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, तो बहुत सारे श्रोताओं ने जो है लिख कर भेजा है ना कि हाँ क्या क्या भाव है और क्या क्या महत्वपूर्ण है नृत्य में। बड़ी प्यारी प्यारी बातें वैसे सबने लिख कर भेजी हैं कि क्या है नृत्य के बारे में, मतलब जो भाव है कि नृत्य मानव अभिव्यक्ति का एक रसमय प्रदर्शन है। क्यों ना नाचूं आज सखी में। नृत्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नृत्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ साथ किया है तो जब नाच गाने की बात होती है तो शादी ब्याह तो अपने आप सामने चला आता है ना। जी बिल्कुल। और आज का जो विषय भी है कि आज गर्मी का मौसम जो चल रहे हैं उसमें शादियों का जो सीजन भी चल रहा है कहना चाहिए। तो इस समय शादियों में क्या क्या आप ध्यान रख सकते हैं, उन बातों को आगे हम सुनेंगे, आपसे भी सुनेंगे। आप भी अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाइए और हम भी आपसे बातें करेंगे। बिल्कुल, कि सर्दी के मौसम में तो मजा आता है पहनने का, खाने पीने का, लेकिन गर्मी में क्या ख्याल रखा जाए कि बीमार न पड़े और अच्छे भी लगे। बिल्कुल, मेकअप और आपके जो ड्रेस है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत सारी चीजें होती हैं जी, खासकर गर्मी के मौसम में। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की और इस सभी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी भी शुभकामनाएं हम तक पहुंच चुकी हैं। इस दिवस की शुरुआत हुई थी 29 अप्रैल 1982 से और यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल यानी आज के दिन को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया था। बिल्कुल। और अगर इस दिवस की हम बात करें तो ये पूरे विश्व में इसका मनाने का जो उद्देश्य है कि लोगों के बीच नृत्य की महत्ता को बढ़ाना और साथ ही लोगों का ध्यान विश्व स्तर पर इस ओर आकर्षित करना। हाँ, कि समझे कि नृत्य का महत्व क्या है, क्योंकि आमतौर पर सोचते हैं कि समय की बर्बादी है, लेकिन किस तरह से तन मन प्रसन्न हो जाता है और ऊर्जा आ जाती है। क्योंकि पहले से भी किया जाता रहा है। कहा जाता है कि त्रेता युग में देवताओं की विनती पर ब्रह्मा जी ने नृत्य वेद तैयार किया और तभी से नृत्य की उत्पत्ति संसार में मानी जाती है। और भाई हमारा देश तो इस मामले में बहुत समृद्ध है ना, क्यों मन्नू भौरिया? बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो कितने तरीके के हैं। अगर हम वैसे देखा जाए तो सामान्य नृत्य भी है, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य भी हैं। हर प्रदेश के अपने अलग हैं शास्त्रीय नृत्य, कहीं कहीं एक दो हैं और लोक नृत्य तो हर प्रदेश के लगता है 3 4 5 हैं और कितने तो हम लोग को पता भी नहीं होंगे ना। और कुछ लोक नृत्य तो काफी फेमस भी हैं। जी, प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। और भी राज्यों में ये, जैसे कि गरबा की बात करें हम तो विश्व स्तर पर है भाई, ये तो वर्ल्ड फेमस हो गया है अब तो। गिद्दा, ये सारे जो गिद्दा है और लावणी है, बहुत सारे हैं, तमाशा है, नौटंकी है, घूमर है, मतलब सभी हैं नृत्य। तो इस तरह के जो नृत्य हैं वो काफी फेमस है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से लोक नृत्य हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है। और अगर हम बात करें क्लासिकल या शास्त्रीय नृत्य की तो कथकली जो होती है, ये 17वीं शताब्दी में इस नृत्य
नृत्य को लेकर केरल राज्य से ये आया है जी। और इस नृत्य में आकर्षक वेशभूषा होती है, अलग ही तरह का श्रृंगार किया जाता है, इशारों से और शारीरिक थिरकन से पूरी कहानी को दर्शाया जाता है। चेहरे की जो अभिव्यक्ति होती है उसके लिए उसमें अलग तरह का मेकअप भी किया जाता है, बहुत ही ज्यादा, हाँ, गाढ़ा मेकअप होता है, बहुत मतलब विस्तृत और उभरा हुआ होता है, जिसको कहते हैं प्रोजेक्टेड भी रहता है। और उसमें ऐसा नहीं कि केवल आंखों का चलन के संग संग भावों का अलग चलन, उसके संग संग लिप्स के संग संग और केवल गाल भी उसमें हिलाते हैं और क्रोध आदि दिखाने के लिए उन सब का जो है वो उसमें मूवमेंट रखते हैं, थिरकते हैं, वो सब कहना चाहिए। तो वाकई काबिल तारीफ होता है। और मोहिनी अट्टम इस नृत्य में कलाकार भगवान के प्रति अपने प्यार और समर्पण को दर्शाते हैं। नृत्यांगना सुनहरे बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनकर नृत्य करती हैं और इसमें श्रृंगार जो है वो थोड़ा सा सादा सा रहता है। बिल्कुल। और ऐसी ही ओडिसी नृत्य की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य का ये प्रमुख नृत्य है जो भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आराधना और प्रेम दर्शाने वाला है। इस नृत्य में जो कहना चाहिए मंदिर में नृत्य करने वाली जो देवदासियां थी, इस नृत्य से इसका जन्म हुआ कह सकते हैं। और इस नृत्य द्वारा विभिन्न प्रकार की कहानियां, जैसे शिव है, सूर्यदेव है, या वैष्णववाद मतलब जगन्नाथ के रूप में जो विष्णु जी का अवतार हुआ, और आदि जो धार्मिक कहानियों को इसके द्वारा किया जाता है। लगभग हमारे यहाँ देखो कथाएं वही प्रचलित थी जो सुनी गई, उन्हीं को नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया, तो कथाएं लगभग वही हैं। अब कथक की बात करें तो हालांकि कथक जो है वो उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और कथा कहने, हाँ, कथा कहलाए। और इसके संग संग ये तो शब्द का अर्थ हो गया और कथा को नृत्य में किया जाने लगा और बहुत प्राचीन शैली है। महाभारत में कथा का वर्णन है, मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य से था। फिर मुगल राज्य में जो है वो दरबारी नृत्य एक तरीके से हो गया, दरबार में किया जाने लगा। और इस नृत्य के जो है 3 प्रमुख घराने हैं, लखनऊ घराना भी है, जयपुर घराना है और इसके संग संग बनारस घराना भी है। बिल्कुल। और इस नृत्य की अगर हम बात करें तो हमारे हिंदी फिल्म जगत में इस तरह के जो नृत्य हैं काफी बहुत किए गए हैं। हाँ, इस शैली में काफी नृत्य किए गए हैं और वो काफी फेमस प्रसिद्ध भी रहे हैं। देवदास फिल्म की बात करें, अभी हम पंडित बिरजू महाराज जी ने उसका निर्देशन किया था। बहुत सारी जो बोल हैं वो उनके दिए हुए हैं, उनके पिताजी के दिए हुए थे, बिंदादीन महाराज जी के। तो कथक का अपना एक तरीका है, अपनी एक शैली है और इन सब में कृष्ण का जैसे माखन चुराना है, मैया का उनको डांटना है, ये सारे भाव भंगिमाओं के माध्यम से दिखाते हैं तो बड़ा रोचक हो जाता है ना। बिल्कुल। और भरतनाट्यम जो है ये दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसे सबसे प्राचीन नृत्य जो है वो कहा जाता है। और इस नृत्य में भावम, रागम और तालम, इन तीनों कलाओं का समावेश होता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर ये आधारित ये नृत्य होता है। और पुराने समय में जो मंदिर होते थे उसमें नृत्यांगनाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता था, जिन्हें देवदासी कहा जाता था जी। और इस नृत्य को दया, पवित्रता और कोमलता के लिए माना जाता है। जी हाँ, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का ये प्रसिद्ध है नृत्य और इसमें गीत चरित्र की मनोदशा एक नाटक से शुरू होती है और खास तौर से कर्नाटक शैली का उपयोग किया जाता है इसमें। साथ ही वायलिन, मृदंगम, बांसुरी के साथ इसमें संगत की जाती है। तो इस तरह से अलग अलग हमारे, तो हमने देश की बात की और उसमें भी कुछ ही प्रांत की हम बात कर सके अभी, और बहुत विस्तृत है ये संसार। और पूरे विश्व की अगर बात करें तब तो भाई क्या बात है ना। बहुत सारे तरीके हैं नृत्य के और वैसे तो कुछ भी शैली आप ना अपनाएं लेकिन नाच लें और मन को खुश कर लें, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं। और एक गीत सुन लें। हाँ बिल्कुल सुनाएंगे ना। मालती गुंधाए देश प्यार घुगवारे, मालती गुंधाए देश प्यार घुगवारे, मुख दामिनी सिद्धम खत छाल मतवारी, छाल मतवारी, छाल मतवारी।
ढाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई गई गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक 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 सरक, काहे छेड़ छेड़ मोहे दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच, आहट सुन आहट सुन आहट सुन, जियरा गयो धड़क 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 धड़क, काहे छेड़ 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 मोहे कर पकड़त चूड़िया सब करके 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 करके, कर पकड़त चूड़िया सब करके करके करके, बिंदा शाम मरदनानी, बिंदा शाम मरदनानी, कासे कहूँ मैं अपनी जिया की सुनत नाही माई, काहे छेड़ काहे छेड़ काहे छेड़ छेड़ मोहे। क्या बात है। मन तो एकदम वाकई ऐसा लग रहा था कि हम भी कथक शुरू ही कर दें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिसको कथक ना आए वो कोई भी नृत्य कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकता है। हमारे एक जो श्रोता है उन्होंने लिखा है कि भाई मुझे नृत्य करना नहीं आता तो सिर्फ शुभकामनाएं ही दे रहा हूँ, मेरे लिए तो नाच न जाने और आंगन टेढ़ा ही था और रहेगा। अरे भाई कोई बात नहीं, आंगन टेढ़ा वेढ़ा नहीं होता है, आप नृत्य तो करिए, जैसे मन हो वैसे करिए और प्रसन्न रहना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सही। और इसी बात पे एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं कि अगर मनुष्य को स्वस्थ रहना है तो उसका खुश रहना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति टेंशन लेता है उसको कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं, जबकि खुश रहने वाला व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है। लेकिन
क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति के लिए डांस भी बेहद जरूरी चीजों में शामिल है? शायद नहीं, लेकिन डांस को केवल मनोरंजन के तौर पर ना देखें, बल्कि आपको खुश रखने के अलावा कई अन्य तरह से भी लाभ देता है। डांस हमारे साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है और आगे भी जारी रहेगा। इसलिए हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। डांस के प्रति लोगों का प्रेम काफी है, इसलिए लोग डांस सीखने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो बस ऐसे ही हमारे साथी ने और लिखा है कि इसे विश्व नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाना जाता है। ये दिन जो है वो कला और संस्कृति को बढ़ावा, मूल रूप से ये दिन दुनिया भर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, त्योहारों के माध्यम से नृत्य में भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। नृत्य कला, रूप और दुनिया भर की संस्कृतियों में संचार का एक तरीका है। लाखों लोगों द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। नृत्य एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। ये दर्द को कम करने में मदद करता है और कहा जाता है कि यदि आप इसमें हैं तो अपने शरीर और आत्मा को मुक्त कर लेंगे। ये अलग दुनिया में ले जाता है। क्या बात है, बात तो सही है ना? बिल्कुल सही है। और जैसे इन्होंने टेंशन की बात कही, तो कोई भी कला हो, जैसे सिंगिंग की बात करें, गायन की बात करें, तो नृत्य की बात करें, हम नृत्य की बात कर रहे हैं, तो इससे सब तनाव तो दूर होता ही है। हमारे एक श्रोता ने भी लिख भेजा है कि नृत्य न केवल एक कला है बल्कि समग्र स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 30 मिनट की नृत्य कक्षा एक जॉगिंग सत्र के बराबर होती है। ये सबसे अच्छे और सबसे मजेदार फिटनेस व्यायामों में से एक है, जिसमें भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं, कोई दर्दनाक खिंचाव आदि नहीं। नृत्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कई लाभ हैं और ये आराम करने का एक शानदार तरीका है। कला के इस खूबसूरत रूप का जश्न मनाने और विश्व स्तर पर अन्य नृत्य रूपों को संजोने के लिए हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। क्या बात है, बात कहिए। बिल्कुल यही सब बातें सभी ने लिखी हैं। भाई, नृत्य का भी वैश्विक दिवस है, फिर अवश्य ही विश्व स्तर पर इसकी भी कोई ना कोई थीम होगी। वैसे नृत्य अपने आप में ही मनो आह्लादक हुआ करते हैं। ये आदिकाल से ही ये अपने गुणों के कारण हमारे समाज के सांस्कृतिक धरोहर हैं। भगवान शिव इसके प्रवर्तक हैं। फिर उनका तांडव नृत्य वैदिक काल से ही प्रचलित है। यही नहीं अपितु नृत्य कला पर एक पृथक वेद सामवेद सृजित है। अब देखना यह है कि इस वर्ष मनाए जाने वाले इस दिवस में क्या खास है। अवश्य ही इसके विकास और संरक्षण की बात होगी। तो भाई, वैसे शिव जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तांडव किया था, लेकिन भाई उन्होंने लास्य भी किया था, यानी कि मोहक नृत्य भी किया था, केवल रौद्र रूप ही नहीं किया था। तो नृत्य में सब रस आ जाते हैं, जिस रूप में जिस रस में चाहे उसको अभिव्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल। और रही बात नृत्य की, तो शादी ब्याह में तो अलग ही माहौल रहता है नाचने गाने का। हाँ, फिर तो कोई कला वाला नहीं चाहिए ना। फिर तो जिसे डांस नहीं भी आता है, वो भी वो ढोलक की ताल में आंगन टेढ़ा कर ही देता है। बिल्कुल नाचना शुरू हो जाता है जी। लेकिन बात अगर गर्मी की हो बुआ जी, तो खैर ऐसा तो नहीं है कि डांस रुक जाए। तो ढोलक बजते हैं तो लोगों के पैर तो थिरकते ही हैं, बारातियों के हों या घर में अगर आप। अरे भाई देखो, हाँ, अभी इन्होंने लिखा ना कि आराम करने का तरीका। भाई इतना पसीना बहता है, कहाँ से आराम मिलता है। हाँ, मन जरूर है कि सुकून में आ जाता है, आपको तकलीफ नहीं होती है, आनंद में रहते हैं, तो जाहिर है कि मन हल्का हो जाता है। हाँ। लेकिन पसीना बहुत बहाता है, तो अच्छा व्यायाम भी है। और शादी ब्याह में किस किस चीज का ख्याल रखें? भाई नृत्य जरूर करें, है ना। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा हल्का फुल्का कपड़ा पहनना पड़ेगा ना, नहीं तो चुभने लगेगा वो चमकीला चमकीला जो कपड़ा होगा। हाँ, वो तो है ही बुआ जी। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी भी हैं कि विविधता से शादी की गुणवत्ता में बहुत फर्क पड़ता है। विविधता न केवल आपके लिए बल्कि आपके मेहमानों के लिए भी। कहते हैं गर्मियों की शादियों के साथ मेनू, खान पान हर तरह से मजेदार हो जाता है। बहुत सारे अलग अलग विकल्प हैं, बहुत सारे मेनू स्थानीय चीजों का उपयोग करते हैं, फल पके और काटे जाते हैं। और भी चीजें इन्होंने लिखी हैं कि गर्मियों के दिनों को हराना कठिन होता है, गर्मी की रातों को भी और भी कठिन होता है। महीने के क्षेत्र पर दिन का उजाला कभी कभी रात 9 बजे तक रहता है, जो समारोह के समय को निर्धारित करने में काफी लचीलेपन की अनुमति देता है। और भी इन्होंने बातें लिखी कि अपनी तस्वीरें लेने के लिए समय की कोई जल्दी या दबाव नहीं है। शाम को मौसम हर किसी के लिए आरामदायक रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो गर्मी के मौसम में शादी विषय पर यही कहूंगा कि मौसम में कोई भी हो, यही कहेंगे कि इससे तो सर्द ऋतु अच्छी, बरसाती मौसम हो तो यही कहेंगे कि इसमें गर्मी की ऋतु अच्छी। मतलब प्रवर्तमान ऋतु से दूसरी ऋतु ही अच्छी लगती है। जैसे कि एक गुजराती मुहावरा याद आ रहा है, पारका रोटला नी कोर मीठी लागे। मतलब अपने रोटले या रोटी के मुकाबले दूसरे के रोटला या रोटी की कोर भी मीठी लगती है। तो भाई होता यही है। और हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि मेरी बड़ी बहन की शादी 21 मई 76 को हुई। लू के थपेड़े चल रहे थे, लाख इंतजाम के बाद
शादी बहुत मुश्किल हुई थी। लोग गर्मी के कारण न खा पा रहे थे, न ही शादी लायक कपड़े ही पहन पा रहे थे। उस समय एसी हाल इतने नहीं थे, लोग घर से ही शादी ब्याह करते थे, तो अपने ही आंगन में फेरे परवाना चाहते थे। मेरा घर बहुत बड़ा था, पर गर्मियों में लाइट भी बहुत जाती थी, खाना जल्दी ख़राब हो जाता था, बहुत सारी समस्याएं थी। तब बाद में मेरी शादी हुई, भाई बहनों की शादी नवंबर तक मार्च में हुई। अब तो हर छोटे से छोटे गेस्ट हाउस में एसी का बहुत अच्छा इंतज़ाम रहता है, पर चाहे जितना भी एसी हो गर्मियों में तरह तरह की परेशानियां तो होती ही हैं। तो मनु मौर्य, ये बात तो है कि परेशानी बहुत होती है, लेकिन हाँ, हम लोग इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं कि आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखें कि इस गर्मी के मुकाबले में आप जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अब जैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि दूल्हे दुल्हन को रास आ जाए तो बढ़िया है, क्योंकि खड़े रहकर भारी ज्वेलरी और कपड़े पहनकर घंटों अभिवादन करना, उफ, आने वाले मेहमानों को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भारी ज्वेलरी और कपड़े, उस पर गर्मी में खाना मुश्किल, बस ठंडा पीते रहो। लेकिन आजकल आधुनिक कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, फैशन जो करे वो दिखाई देती है, बस मेकअप संभाल कर रखना चाहिए। तो मेकअप तो संभालेंगे, गीत सुन लेते हैं, है ना। पूछो जो खुशी के मारे आज है अपना हाल, आंखों में छाई है मस्ती, बहक रही है चाल, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। आज दुनिया है हमारी, आज दुनिया है हमारी, चलेंगे तन के, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। के देखो कैसे कैसे रंग आए हैं सेहरे में, हमने अपने अरमानों के फूल सजाए सेहरे में। प्यार के देखो कैसे कैसे रंग आए हैं सेहरे में, हमने अपने अरमानों के फूल सजाए सेहरे में। दिल के गुलशन से, दिल के गुलशन से लाए हैं जो चुन चुन के, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। तलक खुशियाँ ही खुशियाँ नजर जहाँ तक जाती है, खुशकिस्मत लोगों को किस्मत ऐसा दिन दिखलाती है। वहाँ तलक खुशियाँ ही खुशियाँ नजर जहाँ तक जाती है, खुशकिस्मत लोगों को किस्मत ऐसा दिन दिखलाती है। इसी दिन को, इसी दिन को गुजारे दिन किन किन के, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के।
धड़कन तेज हो गई, तेज करो लय बाजे की, अपनी मंजिल तक आ पहुंची घोड़ी दूल्हे राजे की। खुशी में धड़कन तेज हो गई, तेज करो लय बाजे की, अपनी मंजिल तक आ पहुंची घोड़ी दूल्हे राजे की। ओ दिल झूमे, दिल झूमे शहनाई की सदाएं सुन के, चलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, चलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। आज दुनिया है हमारी, है आज दुनिया है हमारी, चलेंगे तन के, चलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, चलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। ग्रीष्म काल को भाई देखो मन्नू मौर्या अक्सर पीक वेडिंग सीजन माना जाता है, हमारे साथी लिख रहे हैं, और अच्छे कारण के लिए गर्म मौसम, खिलते फूलों की महक, अब कारण यही है क्योंकि अच्छा रहता है। गर्मी की शादियों में चमकीले रंग, हवादार कपड़े और ताज़ा खेत से टेबल से प्रेरित भोजन शामिल करने के लिए कुख्यात हैं। ये लिख रहे हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रही बात कि खेत से टेबल से प्रेरित भोजन शामिल करने के लिए, खैर ये होता है तो थोड़ा सा खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे अगर साथ में है तो उनका ज़रूर ख्याल रखें। अक्सर मन्नू मौर्या यही होता है ना कि हम अपनी पसंद के कपड़े बच्चों को पहना देते हैं, खूब झालर वाले सिंथेटिक अक्सर होते हैं, उन्हीं में खूब अच्छी फ्रिल आती है। बच्चे सुंदर दिखने चाहिए, जबकि बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो स्वस्थ रहें और खुश रहें। बिल्कुल। और वो गर्मी में हल्के कपड़े में खुश रहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये ना सोचे कि भाई कैसा लगेगा, बाकी लोग क्या कहेंगे, अगर रेशमी कपड़ा नहीं हुआ तो बड़ा खराब लगेगा, ऐसा नहीं है। आपका सुख सबसे ज़रूरी है, और अगर बाद में बीमार पड़ गए तो उससे अच्छा है तो कि भाई आप वैसा अच्छा वाला सूती कपड़ा पहनिए। और अगर आप खुश रहेंगे तो जो चेहरे की चमक है वो सारी चीज़ें गायब कर देती है, फिर तो कोई देखता ही नहीं है ना। बिल्कुल सही बात। और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि पहले शादियां गर्मियों में ही होती थी। एक तो परिवार रिश्तेदार में सभी बच्चों की छुट्टियां रहती थी, फसलों की कटाई भी गर्मी में आते खत्म हो जाती थी, किसान परिवार भी इस समय फुर्सत के क्षण में रहते, इसलिए इस मौसम में लोग शादियां करते थे। पहले शादियों में 10 दिन समय लगता था और अब तो एक दिन में काम निपटा लेना है, वो भी वातानुकूलित हॉल में, रिसोर्ट में। रीति विधि सिर्फ फोटो खींचना तक ही होती है, सोशल मीडिया पर जो डालना है। तो बड़ा हंस के इन्होंने लिखा है कि ये बात सही है, लेकिन हमें तो लगता है कहीं ना कहीं और विस्तार होता जा रहा है। एक दिन कुछ और होता है, ये क्या बैचलर पार्टी और के नाम पे और न जाने क्या क्या और भी चीज़ें हो गई हैं। स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। और लेकिन फिर हम बार बार जो बात कर रहे हैं, गर्मी के मौसम में किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, अपने कपड़े का ख्याल रखें, खाना पीना है वो सीमित मात्रा में ही खाएं, कोशिश करें ज़्यादा खाने के चक्कर में न रहें, जैसे पेय पदार्थ ज़्यादा लें। और हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें ब्रेक कब लेना है, ले लेते हैं। तो अंतराल के बाद एक बार आपका सभी का स्वागत है। और बुआ जी, जो हमारे श्रोता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कथा सुधा का, बिल्कुल तो सुनवा देते हैं। बिल्कुल सुनवा देते हैं। तो सुनिए प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का दूसरा भाग। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर।
जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का दूसरा एवं अंतिम भाग। वाचक स्वर है अमरकांत दुबे का। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। ये फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए, मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वो कब की रसातल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वो बालू की ही जमीन पर खड़ा था। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में ये बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल ले आए थे। बैल पचाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, ये दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोंटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया, पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वो इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हो जाएं। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। अब समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। एक दिन में 3-3, 4-4 खेपें करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया।
अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंशी बजा रहा था। बैल राम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे, खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहां बैल राम का रातिब था। कहां वो सुख चैन, कहां ये आठों पहर की खेप। महीने भर में ही वो पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था। हड्डियां निकल आई थीं, पर था वो पानीदार। मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वो धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपए कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे। छोड़कर जा भी ना सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगा करने की ठान ली। अपनी जान में तो वो जागते ही रहे, पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआन ने जब ये बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहां तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले आए। आंखों में धूल झोंक दी। सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें निरा पोंगा ही समझ लिया है। हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोआओ, तब दाम लेना। नज्जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। चौधरी के अशुभ चिंतकों की भी कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करते। परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वो भी गर्म पड़े। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया। साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वो परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। अब पंचायत की तैयारियां होने लगी। तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो भाई चौधरी, किसको सरपंच बनते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वो बात को टाल गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है।
पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है। परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वो देववाणी के सदृश है और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से ज्यों भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उससे दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ तो कुछ रियायत होनी ही चाहिए। यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। ये रियायत करें तो उनकी भलमनसी। ये बात जुम्मन ने कही। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठकर खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खड़ा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। मुंशी प्रेमचंद की लिखी इस कहानी का प्रथम प्रकाशन उर्दू में हुआ पंचायत शीर्षक से 1916 में जमाना में। आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का दूसरा एवं अंतिम भाग। वाचक स्वर था अमरकांत दुबे का। तो भाई बहुत ही सुंदर कहानी जी, बहुत प्रसिद्ध कहानी। हाँ वाकई। तो बुआ जी, कहानी के बाद एक गीत सुन ले। है ऐसा? नृत्य, कहानी, गीत, क्या बात है।
जी रहे हैं सभी, इन्हें देख
रहे हैं सभी। तो भाई तुम कह रही थी टैनिंग हटाने की बात, लेकिन अब जैसे तुमने गीत सुना दिया तो हम फिर से कहानी सुनाएंगे। भाई किसी ने जैसे कि ये वैसे सभी को पता है ये वाली कहानी कि भाई दूध जो होता है, दही जब जम जाती है तो संघर्ष करना पड़ता है दूध को, या समय लगता है और फिर वो और महंगी, थोड़ी महंगी हो जाती है, दही दूध से महंगी, फिर उसके बाद मक्खन निकलता है, मक्खन दही से महंगा है। भाई देखो अभी संघर्ष किया उसने, थोड़ा अपने आप को तकलीफ दी, ठीक है, मथा वथा गया, उसके बाद मक्खन बन गया, उसके बाद फिर उसको जलाया वलाया गया तो फिर घी बन गया, वो और महंगा हो गया। लेकिन इन सब में एक बात जो थी वो क्या थी खास, क्या? कि किसी ने अपना रंग नहीं बदला, चारों ने। क्या बात। तो अगर आप तो इसलिए अगर आप मतलब संघर्ष करते रहेंगे, ये धूप के थपेड़े खाते रहेंगे, लेकिन आप अपना रंग मत बदलिएगा, इसलिए हम टैनिंग का उपाय बता रहे हैं। ठीक है ना, बहुत तो टैनिंग जैसे तुम, हाँ नहीं, आमतौर पर लोग कहेंगे अरे हो गए टैन, ठीक है, नहीं भाई ऐसा नहीं, आप अपना रंग मत बदलिए और आप और महंगे होते जाइए, महंगे से मतलब मूल्यवान और बहुमूल्य होते जाइए। जी, ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आप घर में आसानी से कर सकते हैं और जो टैनिंग हो गई है उसे हटा सकते हैं। जैसे हमारे एक श्रोता ने भी लिख के भेजा है कि फिटकिरी को चेहरे पर सीधे रगड़ने से चेहरे के दाग धब्बे कम हो जाते हैं। जी, फिटकिरी को चेहरे पर 2 राउंड में ही लगाना है, ज्यादा लगाने से भी कभी कभी जलन होने लगती है। हाँ ये बात तो है। 1 मिनट के बाद साफ पानी से धोकर क्लीन जरूर लगाएं, क्रीम जरूर लगाएं। हाँ। और इन्होंने आगे लिखा है क्योंकि थोड़ी तेज होती है फिटकरी, इसीलिए ज्यादा भी नहीं करना चाहिए और उसके बाद तुरंत क्रीम लगाना बहुत जरूरी है। और कच्चे आलू का रस लगाने से भी दाग धब्बे कम होते हैं, जलने के दाग को भी कम करता है आलू। हाँ, जलने के दाग को कम करता है। तुरंत जल गए हैं तो भी कच्चा आलू लगा लीजिए तो आराम हो जाता है, ये बात भी सही है। लेकिन फिटकरी जैसे कि अक्सर लोग रगड़ लेते हैं तो वो ना करें, बहुत हौले हौले लगाएं। चेहरे की त्वचा जो होती है वो बहुत कोमल होती है, इस बात का ख्याल रखें। और जैसे दही, टमाटर, नींबू, इन सब चीजों को तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी प्रयोग तो बताना ही है ना। हाँ बिल्कुल बताना है। दही और टमाटर का रस जो है उसको एक पेस्ट बना लीजिए और 20 से 25 मिनट कम से कम रखें। अच्छा। और उसके बाद पानी से धो लें। ऐसे ही खीरे के रस की कुछ बूंदे ले लीजिए और फिर उसको गुलाब का जल मिला लीजिए उसमें थोड़ा सा, और रुई के जो बॉल है उसकी मदद से त्वचा पर लगाइए, यानी कि बहुत हल्के हल्के लगाना है, उसको रगड़ना नहीं है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ज्यादा टैनिंग है वहाँ पे आप लगा के थोड़ा छोड़ दीजिए, ऐसा है। अच्छा, ये बात तो है कि टैनिंग ऐसी ही होती है, जैसे आप स्कूटर पर बैठ रहे हैं एक तरफ तो उसी तरफ की ज्यादा रहेगी। हाथ पैरों में भी इस तरीके का, सिर्फ चेहरे की त्वचा का ख्याल मत करिएगा। हाँ, मतलब हाथ पैरों में भी है तो हाथ पैरों के लिए भी है बुआ जी की नींबू के रस और शहद का पैक बना लीजिए। हाँ। और उसको हाथ पैरों में आप लगा लीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए 10 मिनट, और उसके बाद कुनकुने पानी से धो लीजिए। इसी तरह से नींबू के रस में शक्कर जो है, शक्कर मिला के जो है उसको भी लगा सकते हैं शहद की जगह। तो नींबू जो है वो काफी फायदेमंद होता है टैनिंग के लिए। हाँ, लेकिन एक बात है कि इसके बाद भी बता दो जरूर कि धो लेना, नहीं तो ऐसा हुआ कि हम शक्कर और नींबू लगा के निकल गए कि धूप से बच जाएंगे। एलोवेरा बहुत मुफीद चीज है। हाँ। इसका भी सेवन कर सकते हैं। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेकर और गुलाब जल भी मिला लीजिए, उसमें चिकना सा पेस्ट बन जाएगा और टैन वाले हिस्से पर आप लगाइए तो 20-25 मिनट बाद, 20 मिनट बाद करीब आप धो देंगे, देखिए त्वचा एकदम साफ हो जाएगी। और इसी तरह से आधा चम्मच हल्दी, बेसन ले लीजिए और 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल या कच्चा जो दूध होता है उसमें से इसको मिला लीजिए और 10 मिनट के बाद त्वचा को धो लीजिए। तो इससे भी आपकी जो टैनिंग है आप इसको बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। जी। और कच्चा आलू तो जैसे हमारे एक श्रोता ने बता ही दिया। इसके अलावा सिर्फ कच्चा दूध और हल्दी भी काफी फायदेमंद, काफी फायदेमंद होता है। मतलब ये सिर्फ टैनिंग नहीं हटाएगा बुआ जी, ये रंग भी साफ कर देगा। और अगर आप लगातार इसे उपयोग में लाते रहेंगे तो आपका रंग का कलर भी गोरी हो जाएंगे, आप सीधे सीधे कह दो उससे। हाँ। और हल्दी, बेसन, हाँ, और क्या, और एक मसूर की दाल जो होती है, मसूर की दाल को भी कच्चे दूध में आप भिगा के रखिए जी, और उसको पीस लीजिए। हाँ। और उस पेस्ट को आप चेहरे पे लगाइए। क्या बात है। तो उससे टैनिंग तो दूर होगा ही, आपका कलर जो है रंग भी निखर जाएगा और त्वचा जो कांति भी आ जाएगी। साथियों ने भी सब कुछ ऐसे ही बताया है कि 2 चम्मच बेसन के साथ आधा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल, दूध को अच्छे से मिला लें, टैनिंग वाले त्वचा में अच्छे से लगाकर धो लें 10 मिनट बाद। और ऐसे ही देखो क्या है, कुछ नहीं भी हो तो आप ऐसे हथेली पर बस कच्चा दूध लीजिए और उसको चेहरे पर लगा लीजिए, 5-7 मिनट बाद धो दीजिए। तो चलते फिरते भी आप ये बेसन भी कुछ ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन हम गीत सुनवाएंगे उसके बाद बाकी बातें करेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल।
ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गली तो गुलाब हम है, गुलाब हम है। होठों से लगा लो तो शराब हम है, शराब हम है। कहते हैं लोग के खराब हम है, तेरी हर बात का जवाब हम है, जवाब हम है। हो अपने दो हाथों से कमाया हुआ खाने वाले हक न पराया कभी खाएंगे ससुर जी। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं भी तेरे साथ हूँ, दिल भी तेरे साथ, ना दिल भी तेरे साथ हो। चाहे जग आजा चन्ना लेके बारात, छेती आजा चन्ना लेके बारात, छेती आजा चन्ना लेके बारात। मेरे पास कोठी है नकार सजनी, नकार सजनी। लड़का है तेरा दिलदार सजनी, दिलदार सजनी। कोठी बंगला ना मुझे कार चाहिए, दिल चाहिए दिलदार चाहिए, दिलदार चाहिए। तो भाई चलते हम लोग भी। बिल्कुल, तो अनुमति दीजिए मन्नू बहुरिया और बुआ का स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली